तो चलो भाई, मेरे का बोर्ड पे देखना, हम लोग चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ रहे थे? नंबर 5। हाँ जरूरी, ये जरूरी था, मैं भूल गया था फिर से। चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे और चैप्टर का जो नाम था दैट इज एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का साइंस का चैप्टर, जो कि केमिस्ट्री के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? केमिस्ट्री वाले हिस्से में आता है। और कल हम लोगों ने सॉल्यूशंस पढ़े थे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सस्पेंशन किसे कह रहे हैं, कोलाइड किसे कह रहे हैं, है ना। और हमने आई थिंक पूरा क्लास कल इन सबको समझने में ही लगाया। और सच में वो इंपॉर्टेंट भी पेपर में आता भी है कि इन तीनों में डिफरेंशिएट आ जाएगा, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में पूछ भी सकता है। ठीक है, चलो बट आगे तो हम आज बढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन क्या है आप जानते हैं? सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है ना, जहां सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। ये कल हमने पढ़ लिया था। सॉल्यूशन का मतलब बेटा ट्रू सॉल्यूशन की बात चल रही है। ठीक है, और आज हम बात कर रहे हैं कि जो हमने कल सॉल्यूशन पढ़ा उसकी कंसंट्रेशन का क्या मतलब है। जब हम कहते हैं कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है, जरा थोड़ा सा मेरे साथ इधर समझिएगा। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है मेरे बच्चा, जरा देखना। जब आप सॉल्यूशन बना रहे थे तो आप भी जानते हैं सॉल्यूशन के दो भाग हैं जिनसे मिलके वो बना है। कौन है वो दो भाग? उसमें एक सॉल्यूट है जो डिसॉल्व हुआ है और एक क्या है? सॉल्वेंट है। एक क्या है? सॉल्वेंट है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बनता था सॉल्यूशन। ये कल हमने पढ़ा। अच्छा, अब जब हम बात कर रहे हैं क्या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का मतलब है कि जो आपने सॉल्यूशन बनाया है, जो आपके पास गिवन सॉल्यूशन है, उस गिवन सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्या मात्रा है, सॉल्यूट कितनी मात्रा में मौजूद है या कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, यह उसकी कंसंट्रेशन कहलाता है। एक सॉल्यूशन जब आपने बनाया तो उस गिवन सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी मौजूद है वह कहलाती है क्या? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उदाहरण से समझाते हैं। सपोज करो मैंने एक सॉल्यूशन बनाया जहां मैंने 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया। ठीक है, वाटर कितना लिया बेटा? फिलहाल हम फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, सिर्फ फील करा रहे हैं कि मैंने 100 ग्राम वाटर लिया और उसमें शुगर डाला। कितना? 20 ग्राम। कितना? 20 ग्राम। कितना? 20 ग्राम। अच्छा, अब 100 ग्राम वाटर में मैंने 20 ग्राम शुगर डाला तो जो सॉल्यूशन बना उसकी कितनी क्वांटिटी होगी? आई थिंक 120 ग्राम। बोलो कितना? 120 ग्राम। अब तुम क्या देख रहे हो? अब मैं अगर पूछूं कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ये जो सॉल्यूशन बना किसका? वाटर और शुगर का जो मैंने सॉल्यूशन बनाया जिसमें वाटर कितना था? 100 ग्राम, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी थी? 20 ग्राम। सॉल्यूशन कितना बना इन दोनों का सम, दैट इज टोटल सॉल्यूशन। कैसे बनेगा? उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों को जाएगा कि नहीं? 120 ग्राम। और अब हम बात कर रहे हैं कि ये सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे भैया जो 120 ग्राम सॉल्यूशन है उसमें कितना सॉल्यूट है? 20 ग्राम। दैट इज आप क्या है ये? दैट इज 20 अपॉन में 120। टोटल सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट, इसको कहा जाता है क्या? उसकी कंसंट्रेशन। क्या कहा जाता है? उसकी कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन निकाला जाता है किसमें? परसेंटेज में। किसमें? परसेंटेज में। ये तो कंसंट्रेशन का फ्रैक्शन आया, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? इनटू में इसको 100 करेंगे, ये परसेंटेज में आ जाएगा, है कि नहीं? बोलो कितना आ जाएगा? 100/6%, है कि नहीं? दैट इज द कंसंट्रेशन, दैट इज द कंसंट्रेशन। या इसको थोड़ा फिलहाल ऐसे समझो, अगर मैं थोड़ा सा इसको न्यूमेरिकल पार्ट में अभी लेके नहीं जाऊं, खाली फील की बात करें, इसी प्रकार से मैंने क्या किया? पानी लिया 80 ग्राम। ठीक है, पानी लिया 80 ग्राम और उसमें चीनी घोला कितना? 40 ग्राम। सॉल्यूशन कितना बना?
120 ग्राम, बोला है कि नहीं? अब मुझे बताओ इन दोनों सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है? ये सॉल्यूशन जो ए बनाया वो, जो सॉल्यूशन बी बनाया वो, बताओ कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ए वाला या बी वाला? अरे मैंने क्या बोला, कौन सा वाला? ए वाला कंसंट्रेटेड है। कैसे भाई? अरे कुछ समझ भी रहे हो, नहीं समझ रहे हो? कंसंट्रेशन किसे बोला गया है कि गिवन सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा है। तुम्हें क्या दिख रहा है? दोनों सॉल्यूशन की क्वांटिटी सेम है। 120 ग्राम सॉल्यूशन में सिर्फ 20 ग्राम सॉल्यूट है चीनी, और यहां उतने ही 120 ग्राम में चीनी सॉल्यूट ज्यादा है। तो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है? बी वाले का कंसंट्रेशन ज्यादा है भाई। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है भाई? यहां पढ़ो, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है? इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है? सॉल्यूट की मात्रा या सॉल्यूट का क्वांटिटी है प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की गिवन क्वांटिटी में सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी मौजूद है उसको कहा जाता है क्या? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? समझ लो। अब इसके दो फॉर्मूले हैं, देखो अब इसके दो फॉर्मूले कुछ इस प्रकार से हैं। दो फॉर्मूले नहीं कहूंगा मैं कहूंगा इसको एक ही फॉर्मूला बनाओ। क्या बनाओ इसको? एक ही फॉर्मूला। तुम बोलोगे भाई यहां दो क्यों है? बताता हूं। देखो एक्चुअल में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का एक ही फॉर्मूला याद करो। वो फॉर्मूला ऐसे याद करो कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है ना, डेफिनेशन समझ आया कि सॉल्यूशन की गिवन क्वांटिटी में सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी मौजूद है ना, इसको कहते हैं क्या? कंसंट्रेशन। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे तो पहले क्या करोगे? एक फ्रैक्शन आपको निकालना है। और फ्रैक्शन किसका? कि गिवन सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है कि नहीं? अब नीचे क्या लिखोगे? नीचे लिखना क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। नीचे क्या लिखना? नीचे क्या आएगा? क्वांटिटी ऑफ, जो आपके पास सॉल्यूशन है उसकी कितनी मात्रा है वो नीचे आएगा। अब उसमें देखा जाता है कि सॉल्यूट कितना है, तो ऊपर क्या लिखोगे? बोलो बच्चा, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। और मैंने क्या कहा? ये तो फ्रैक्शन आ गया ना, ये तो क्या आ गया? फ्रैक्शन। क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमेशा किस में निकालते हैं? परसेंटेज में। और ये आपने सीखा होगा, अगर ये कंसंट्रेशन का फ्रैक्शन आ गया, इसको परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? इसको इनटू में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ये किस में आ जाएगा? परसेंटेज में। अब तुम कहोगे ये फॉर्मूला आप कह रहे हैं ये याद कर लो, मैं तो कह रहा हूं यही याद कर लो। अब ये दो फॉर्मूले ऐसे इसलिए हैं बच्चा कि अगर कहीं पे जो सॉल्यूशन और सॉल्यूट है उसका मास दे रखा है, क्या दे रखा है? मास दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो वहां जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट तो ऊपर ही आएगा, बट वो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट किस में होगी? मास में होगी। तो क्या बोलोगे? मास ऑफ सॉल्यूट। बट ऊपर तो क्वांटिटी किस में है? मास में दे रखी है, बट ऊपर तो क्या है? सॉल्यूट की ही क्वांटिटी। वो आप देख लेना सवाल में, जो क्वांटिटी दे रखी है वो मास में दे रखी है कि वॉल्यूम में दे रखी है कि नहीं? बट फॉर्मूला इन जनरल ये है कि ऊपर किसकी क्वांटिटी? सॉल्यूट की। नीचे क्वांटिटी किसकी? सॉल्यूशन की, है कि नहीं? वो आप सवाल में है या हम सवाल में देख लेंगे सवाल में क्या दे रखा है। अगर वहां क्वांटिटीज किस में दे रखी है? मासेस में दे रखी है कि सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर क्या आएगा? जो सॉल्यूशन आएगा तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, बट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट किस में दे रखी है? मास में। तो ऊपर क्या बोलेंगे? क्वांटिटी किस में? मास में, तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। नीचे क्या आएगा? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको मास में पता है तो क्या बोलोगे भैया उसको? मास ऑफ सॉल्यूशन बोलो। क्या बोलोगे? मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। और वहीं अगर वहां पर जो भी सब्सटेंस दे रखे हैं, जो सॉल्यूट, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन जो बना रहा है, वो किस में दे रखा है? अगर वॉल्यूम लीटर में दे रखा है, किस में दे रखा है? लीटर। लीटर में क्या नापते हैं? वॉल्यूम, है कि नहीं? तो ऊपर क्या हो जाएगा? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। अब क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट किस में हो जाएगी? अगर वो लीटर में दे रखा है तो वॉल्यूम है, तो क्या बोलोगे इसको? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो वॉल्यूम क्या है? वो क्वांटिटी नहीं है क्या? मास क्या होता है? क्वांटिटी नहीं होता है। और नीचे क्या आएगा? जहां क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन है। अब क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम में पता है तो क्या बोलूंगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोल। ठीक है, तो आपको दो फॉर्मूले याद रखना, आपको फॉर्मूला यही याद रखना है। ठीक है, वो हम देख लेंगे क्वांटिटी किस में है, मास में है कि वॉल्यूम। सिंपल कंसेप्ट ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? ऊपर किसकी क्वांटिटी? सॉल्यूट की। नीचे किसकी क्वांटिटी?
सॉल्यूशन की इनटू में 100 और ऐसा क्यों कर रहे हैं, डेफिनेशन पढ़ो, क्योंकि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के डेफिनेशन में ही समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, उस गिवन सॉल्यूशन में कितनी अमाउंट या कितनी क्वांटिटी में सॉल्वेंट मौजूद है, वह किसी भी सॉल्यूशन की क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। चलिए अब सॉल्यूशन भी दो तरह के हैं, कुछ सॉल्यूशन कहलाते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। सिंपल है, देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड दी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से, है कि नहीं, और मैंने अभी आपको यहां ज्ञान भी दिया। अब इन दोनों में देखो डाइल्यूट कौन है, डाइल्यूट ये है ए वाला, कि वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम है, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, डाइल्यूट कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइल्यूट कहलाता है। सॉल्यूट कम होगा और सॉल्वेंट ज्यादा होगा, उसे कहते हैं क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन है, अ सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड द डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, उसे कहते हैं क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसको कहेंगे कि हम वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, हम कहेंगे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। और ऑब्वियस सी बात है, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। कंसंट्रेशन कम क्यों है, क्योंकि वहां गिवन सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कम है, और इसको ही कंसंट्रेशन कहते थे। इसमें क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट। ऑब्वियस सी बात है, वहां पर सॉल्यूट कम मात्रा में डिसॉल्व होगा, कि नहीं। फिर आता है क्या, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, नाम से समझ आ रहा है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा कब होगी, जब उसके अंदर अधिक मात्रा में सॉल्यूट मौजूद होगा। तो वही लिखा, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा अधिक है, उसे कहते हैं क्या, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और ऑब्वियस सी बात है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई। क्यों, क्योंकि इसमें सॉल्यूट ज्यादा है। कंसंट्रेशन होता क्या है भाई, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, उस सॉल्यूशन में कितनी क्वांटिटी में सॉल्यूट मौजूद है, वही उसकी कंसंट्रेशन होती है। जिस सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जिस सॉल्यूशन, और क्या कहलाएगा वो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कम होगी, उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। कंसंट्रेशन कम होगी मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डाइल्यूट कहलाएगा। और इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा, सॉल्यूट अधिक मात्रा में डिसॉल्व हो, है कि नहीं। तो आई थिंक दो बेसिक चीजें थी, समझ आए आपको, कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन क्या, हमें न्यूमेरिकल लगाने हैं इसके। और ये बात समझ आएगी मैंने क्या कहा, कि ये दो फॉर्मूले याद करने से अच्छा है, ये दो फॉर्मूले एक्चुअल में एक ही है। अरे मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, वो सॉल्यूट का ही क्वांटिटी है, बट किसमें, मास में। ये लिखा है मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, अरे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है, वो सॉल्यूट की ही क्वांटिटी है, इसमें वॉल्यूम के टर्म्स में, है ना। तो सिंपल फॉर्मूला है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट की सॉल्यूट का क्वांटिटी डिवाइड बाय सॉल्यूशन का क्वांटिटी। वो आप देख लीजिए, क्वांटिटी मास में दे रखी है कि वॉल्यूम में, ठीक है। चलो अब जैसे कि न्यूमेरिकल है यहां पर सीधा सरल, क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ml। और साफ समझ आ गया कि यहाँ क्वांटिटी किसमें दे रखी है, वॉल्यूम में दे, किसमें दे रखी है, वॉल्यूम। तो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। क्वांटिटी मास में भी बताई जा सकती है और वॉल्यूम के टर्म बताई जा सकती है, उसमें क्या दिक्कत है। सॉल्यूशन कंटेन, कह रहा है एक सॉल्यूशन है, कंटेन जिसमें मौजूद है 50 ml ऑफ एल्कोहल। 50 ml क्या है, उसमें एल्कोहल है। अच्छा, मिक्स विद, जिसको मिक्स किया गया है किसमें, 150 ml ऑफ वाटर। अब तुम ये बताओ, ये एल्कोहल यहाँ क्या है, ये सॉल्यूट है, क्या है ये, है ना, जो डिसॉल्व होगा। और ये वाटर क्या है यहाँ पर बेटा, सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट। तो कायदे से आपको समझ आ गया है कि ये क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है और ये क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट है। और हमें कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। जो दोनों के मिलने से सॉल्यूशन बनेगा, उसकी क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन। सीधा सीधा सवाल है। तो लिखो मेरे बच्चा, क्या क्या पता आपको, आपको पता है सबसे पहले
सबसे पहले आपको पता है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, है ना, जो कि क्या है हमारे केस में एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। कितना है बेटा? 50 ml। और क्या पता है आपको? आपको पता है क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। यहां जो सॉल्वेंट है कौन है? वाटर। आपको उसकी क्वांटिटी पता है। अभी जरूरी लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अरे वॉल्यूम ही तो क्वांटिटी होती है। अगर ये कहता है कि 50 ग्राम तो भी वो क्वांटिटी ही थी, बट किसमें? मास के टर्म में, है कि नहीं? इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 150 ml। अब तुझे क्या करना है, यहां जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन निकालनी। क्या निकालनी है? उसकी कंसंट्रेशन। तो मेरे भाई पहले तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन तो निकाल। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा भैया? सॉल्यूशन का क्वांटिटी क्या होगा भाई बताओ? ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे जब तो बनता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की सॉल्यूशन का क्वांटिटी क्या होगा? दैट इज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्लस क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। कितना हो जाएगा बेटा? 50 प्लस 150 दैट विल बी 200 ml। ये क्या आ गया आपका? सॉल्यूशन की क्वांटिटी आ गई। अब आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए क्या? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और अभी बताया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। थोड़ा सा यहां जगह कम बच जाएगी, थोड़ा सा इसको छोटा लिख देते। चलिए, अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था भाई? अब पहले याद करो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है। किसी भी गिवन सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी अमाउंट मौजूद है उसको कहते हैं क्या? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ऊपर क्या आएगा बेटा? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, है कि नहीं, जो कि हमारे केस में वॉल्यूम में दे रखी है। नीचे क्या आएगा? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में 100, जो कि ये परसेंटेज में आएगा। अब क्या करोगे इसको? देखो अच्छा, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कितनी है बेटा? सॉल्यूट है 50 ml, तो 50 लिखा। अपॉन में क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 200 इंटू में 100 करो। बाकी सॉल्व करना है। 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, और 50 डिवाइड होगा 2 से कितना आएगा? 25%। कितना आ गया ये आपको नीचे लिखना है। एक स्टेप नीचे लिखना है। यहाँ जगह कम, तो मैं इसको थोड़ा ऐसा लिख रहा हूं, बट आपको पता है आपको ये इसके नीचे लिखना है। ऐसे सामने कोई नहीं लिखता। ये एरो मत बनाना, ये एरो मत बनाना, आपको इसके नीचे लिखना है। तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है? 25%। मतलब समझ लो, लॉजिकली समझो। जब आप कहते हैं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 25% है, मतलब जितना भी सॉल्यूशन है उसका 25% वहां क्या है? सॉल्यूट मौजूद है। क्या मौजूद है? सॉल्यूट मौजूद है। 25% कंसंट्रेशन का मतलब क्या? हम कह रहे हैं जो सॉल्यूशन बना उसकी कंसंट्रेशन 25%। इसका लॉजिकली मीनिंग क्या है? जब हम कहते हैं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 25% है, इसका मतलब है कि जो भी सॉल्यूशन है उसकी पूरी क्वांटिटी का 25% जो होता है वो वहां क्या है? सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट है कि नहीं? आगे चले दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब आई थिंक एक न्यूमेरिकल और आ गया। अब इस न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं, देखो करना वही है, बस सिर्फ क्या है, यहाँ पर जो क्वांटिटीज दे रखी है किसमें दे रखी है? मास में दे रखी है। किसमें दे रखी है? मास। और हमारा फॉर्मूला नहीं बदलेगा। ठीक है, सीधा सा फंडा है। इतने भी पजल में बेमतलब में मत फंसो कि नहीं तुम भी जानते हो ये दो फॉर्मूले फालतू के लिखे हुए हैं। ये दो फॉर्मूले थोड़ी ना है, ये तो एक ही बात है। ये दोनों तो एक ही बात है। ऊपर किसका क्वांटिटी है? सॉल्यूट का। नीचे क्वांटिटी किसका है? सॉल्यूशन का। चलिए आ जाओ। अब यहां देखो, कह रहे हैं अ सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम शुगर। एक सॉल्यूशन में 30 ग्राम चीनी है, डिजॉल्व इन, जो कि घुली हुई है 370 ग्राम किसमें? वाटर। तो आई थिंक आपको समझ आ गया शुगर क्या है बेटा? यहां पर सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट। और जिसमें ये घुली हुई है वाटर में, वो वाटर क्या है? सॉल्वेंट। तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में भी हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की क्वांटिटी पता है, और हमको पूछ रहा है कैलकुलेट कीजिए क्या? सॉल्यूशन की
कंसंट्रेशन, फाइंड दी या कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो लिखो क्या क्या पता है आपको। तो सॉल्यूशन इसका है, हमें दे रखा है क्वांटिटी ऑफ शुगर, जो कि यहां पर क्या है, सॉल्यूट है, कितना है बेटा, 30 ग्राम। चलो ठीक है, अब बात कर रहे हैं क्या, क्वांटिटी ऑफ वाटर, जो कि एक्चुअल में क्या है यहां पर, सॉल्वेंट है, कितना बेटा, 370 ग्राम। अब निकालो क्वांटिटी किसकी, पूरे सॉल्यूशन की। अब पूरे सॉल्यूशन की क्वांटिटी बोले तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 30 प्लस 370, जो कि मुझे लगता है 400 ग्राम आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब आप निकाल सकते हैं क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो कि क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन पूरा लिखना है, ऐसे शॉर्टकट में लिखना भाई, ठीक है। इनटू में 100, और इनटू में 100 किया तो ऑब्वियसली बात है परसेंटेज में ही आ रहा है, ठीक है। अब क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कितनी है बेटा, सॉल्यूट की क्वांटिटी यहां है 30 ग्राम, दैट इज 30 लिख दिया। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 400, इनटू में 100 करो, है कि नहीं। अब 30 को डिवाइड करो 4 से, कितना आ जाएगा ये, बोलो कितने में जाएगा ये, 30 डिवाइडेड बाई 4, ये जाएगा 2 से 15 पे, ये जाएगा 2, और 15 का हाफ करो कितना आएगा, दैट इज 7.5%। तो यहां जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, 7.5%। अगर हम इन दोनों सॉल्यूशन को कंपेयर करें तो क्या दिखोगे, ये उसके मुकाबले ज्यादा कंसंट्रेटेड है, और ये जो अगले साल में सॉल्यूशन जो आया है वो उसकी तुलना में कम कंसंट्रेटेड है कि नहीं। तो कैसे पता लगा कंसंट्रेशन का, उसकी जो हमने कंसंट्रेशन निकाली उससे, ठीक है। और ये इस बात पे हामी भरो कि आपको कंसंट्रेशन क्या होता है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो, है ना। कंसंट्रेशन क्या है समझ आ गया, कैसे निकालना है वो भी समझ आया, थ्योरेटिकली भी पता होना चाहिए, निकालना आया होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो तो बहुत बड़ा फॉर्मूला भी नहीं था, है ना। बट ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूले से जब तुम निकाल रहे हो तो आपको कंसंट्रेशन एक्चुअल में होता क्या है वो भी पता होना चाहिए, उसके थ्योरी का पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो अंकुश, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लास्ट हम बोल के आगे लिख लेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, किसी भी गिवन अमाउंट या गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितनी अमाउंट में या क्वांटिटी में मौजूद है उसको कहा जाता है किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। कैसे निकालना है वो हमने आपको बताया है। चलिए अब इधर देखिए बेटा, अब बात हो रही है किसकी, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जरा देखो, इसको यहां से पढ़ने से बेहतर है मैं पहले कुछ एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा कि देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्या मतलब। चलिए तो पहले बात कर रहे हैं किसकी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जरा सुनना मेरी बात को, एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सपोज करो हम एक ग्लास ले, ठीक है, सुनना मेरी बात को, और उस ग्लास में मैंने कुछ वाटर ले लिया, कुछ तो क्वांटिटी में वाटर लिया, आपको दिख रहा है कितना वाटर ले लिया, मान लो इतना पानी ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ चीनी ऐड करते हैं, मानो कि हमने 1 चम्मच या 1 स्पून शुगर ऐड किया। अच्छा, आपने जब 1 चम्मच शुगर ऐड किया तो क्या हो जाएगा, वो शुगर डिसॉल्व हो गया, क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो गया, ठीक है। बट अब बताओ ये क्या बन चुका है, जब आपने इसमें 1 चम्मच चीनी घोला तो ये क्या बन चुका है, ये अब ये सॉल्यूशन बन चुका है किसका, वाटर और शुगर का, जिसको हम क्या बोलेंगे, शुगर सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब इस ग्लास में अगर मैं और चीनी डालूंगा 1 चम्मच तो घुलेगा कि नहीं घुलेगा, घुल जाएगा। आप भी जानते हैं चीनी बड़े प्यार से घूमता है, चीनी पानी में बहुत अच्छा घुलता है ना। तो 1 चम्मच डाल, 2 डाल, 5 डाल, तो 8-9 चम्मच डाल, चीनी घुलता ही रहेगा, चीनी पानी में अच्छा डिजोल्व होता है कि नहीं। बट मेरा प्रश्न भी ये था कि फिलहाल मैंने 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाला, ऑब्वियस सी बात है वो घुल जाएगा, चीनी पानी में घुलता है, ठीक है। और क्या बन गया, एक
सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? एक सॉल्यूशन। बट मेरा प्रश्न ये था कि अगर मैं इस पे 1 चम्मच चीनी और डालता तो क्या वो घुलेगा? तो आप डालेंगे चम्मच तो आप देखेंगे घुल जाएगा। मतलब जो पहले सॉल्यूशन बना था मेरे दूसरे चम्मच ऐड करने से पहले, वो एक ऐसा सॉल्यूशन था जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता था। और ऐसा करने के लिए आपने तापमान तो बढ़ाया नहीं, उसी टेम्परेचर पे था। आपने क्या किया? 1 चम्मच चीनी डाला, घुल गया, सॉल्यूशन बना। और मैंने कहा कि आपने जब दूसरा चम्मच चीनी डाला तो हम देखते हैं क्या कि जो पहले सॉल्यूशन बन चुका था उसमें और सॉल्यूट ऐड हो पा रहा है, और ऐड और हो पा रहा है बिना तापमान को बढ़ाए। तो मतलब जो पहले सॉल्यूशन जो बना था वो कैसा सॉल्यूशन था? एक ऐसा सॉल्यूशन था जो अपने अंदर और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता था, करा पा रहा था, या वहां और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता था बिना टेम्परेचर बढ़ाए। अब सपोज तुम दूसरे में चीनी डाली, चीनी घुल गया, चलो वो भी अभी भी सॉल्यूशन बन गया, है ना। मैंने तीसरा चम्मच चीनी डाला, वो भी घुल गया। मतलब दूसरे चम्मच तक भी जो सॉल्यूशन बना था वो एक ऐसा सॉल्यूशन था जिसमें क्या और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता था। और ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं क्या? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीक तक नहीं पहुंचा है, वो अपने अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व करा सकता है। समझ आ रहा है कि किसको कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये चिराग, कनिष्का, विद्या, दिव्या, नॉट विद्या, अदिति एंड खुशी, और बाकी पीछे बैठे बालक लोग। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है बेटा? एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन। कह रहा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है इन विच, जिसमें मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। इसमें आप और अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। किस पे? गिवन टेम्परेचर, उस निश्चित तापमान पे। जैसे यहां हमने किया, हमने तापमान बढ़ाया था क्या? उसी तापमान पे या गिवन टेम्परेचर पे हम क्या कर पा रहे हैं? अगर एक गिवन सॉल्यूशन या सॉल्यूशन में और सॉल्यूट डिसॉल्व करा पा रहे हैं तो इस तरह का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड होता जो अपनी बिल्कुल क्षमता तक पहुंच गया, जिसने अपनी हदें पार कर। कहां हद पार करी? अभी तो अपनी हद तक पहुंचा ही नहीं, अपने अंदर और चीनी या अपने अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व करा पा रहा है, इसलिए क्या कहेंगे इसको? अनसैचुरेटेड। क्या कहेंगे बेटा इसको? अनसैचुरेटेड। याद रहेगा कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है बेटा? हाँ ना बोलो, समझ आया? इसका बेटा कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन इन विच वी कैन फर्दर एड सम मोर सॉल्यूट विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, या कह सकते हो अ सॉल्यूशन इन विच वी कैन एड फर्दर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या कहते हैं इसको? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ आया? अनसैचुरेटेड क्या है? अच्छा, अब सैचुरेटेड क्या है जरा समझना कि तुमने वही चल रहा है कि तुमने वो जो पानी का गिलास ले रखा था, तुम उसमें चीनी घोले जा रहे थे। सपोज करो तुम उस पे ये कारनामा 10 बार कर चुके हो, मतलब 10 चम्मच तक चीनी डाल चुके हो। तो अब 10 चम्मच तक चीनी डाल चुके, 10वां चम्मच भी चीनी डाला तो घुल गया। 10वां चम्मच चीनी डाला, मानो वो भी घुल गया। अब आप क्या देखते हैं कि जैसे ही 11वां चम्मच चीनी डाला वो चीनी घुलती नहीं है। मतलब क्या कि जब 10वें चम्मच चीनी हमने डाला था उसमें, तब जो सॉल्यूशन बना था वो अपने पीक तक पहुंच चुका था। वो एक ऐसी स्थिति में आ चुका था जहां वो अपने अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं करा सकता था। समझ रहे क्या जरा? कि सपोज करो वही काम हमने क्या किया, 1 चम्मच डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला, जब तक घुला घुलते रहे। और सपोज कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा 10 चम्मच पे ऐसा रुक जाएगा, क्या पता इससे ज्यादा भी होगा। सपोज करो मैंने 10वां चम्मच चीनी डाला, वो भी घुल गया। अब जैसे ही मैं 11वां चम्मच चीनी डालता हूं, मैं देखता हूं कि वो जो चीनी मैंने डाली वो पानी में घुलती ही नहीं है। मतलब 10वें चम्मच जब चीनी डाला था तब तक सॉल्यूशन एक ऐसी कंडीशन में पहुंच गया था जहां वो अपने अंदर और अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं करा सकता था उस तापमान पे। तापमान बढ़ा देगा तो अलग बात है,
तुमने घर में देखा होगा दूध ठंडा होता है तो चीनी घुलती है उसके अंदर, नहीं घुलता। ठंडे दूध में आपने 1 चम्मच ही डाला, घुल जाएगा, ठीक है, और दूसरा चम्मच ही डाला, चीनी घुलती ही नहीं, मतलब उसने पहले ही चम्मच में क्या पा लिया, सैचुरेशन पा लिया, है कि नहीं। बट उस दूध को गर्म कर दो तो क्या देखोगे, वो दूसरा चम्मच भी घुल जाएगा और तीसरा डालेगा तो तीसरा भी घुल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हो जाएगा। बट फिलहाल सैचुरेटेड समझाना चाह रहा था कि सैचुरेटेड क्या है, कि उसी तापमान पे जब मैंने 10वां चम्मच डाला और फिर मैं देखता हूँ 10वां तो घुल गया, बट जब इसी 11वां चम्मच डालता हूँ मैं देखता हूँ क्या, वो 10वें चम्मच तक चीनी डालने तक इसी स्थिति में पहुंच गया था कि जहां वो ऐसी स्थिति में था कि जहां उसमें और अधिक सॉलिड डिसॉल्व नहीं हो किया जा सकता था उस तापमान। और उस कंडीशन या इस स्थिति में जो सॉल्यूशन आपको मिला उसे कहते हैं क्या, क्या कहते हैं इसको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन, ऑब्वियस सॉल्यूशन ही है, in which no more solute can be dissolved at given temperature। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी गिवन टेम्परेचर पे और अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, वो अपने पीक, अपनी हद तक, जो हद है उसकी क्या, अपने अंदर डिसॉल्व कराने की ऑलरेडी पहुंच चुका है, समझे। तो उसे कहते हैं क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में अंतर क्या है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है और पहले मोटा मोटा डेफिनेशन समझो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहा जाता है। ये क्या था नाम, लक्ष्यवीर, लक्ष्य प्रताप सिंह। तो ये समझ आ रहा है कि सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। वैभव को, अंकुश को, कोई ऐसा जो हाथ खड़ा करना चाहे कि मुझे नहीं समझ आ रहा, कोई ऐसा है क्या, आप चाहें तो आप खड़ा कर सकते हैं, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। नहीं, सबको आया, जो सबको आया तो ठीक है, फिर मैं मान लूंगा कि सबको समझ आया, मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलो, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आई थिंक सबको समझ आ गया। सैचुरेटेड कौन है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं करा सकते हैं उस गिवन तापमान या दिए गए उस किसी तापमान। और अनसैचुरेटेड क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसपे आप क्या कर सकते हैं, और सॉल्यूट डिसॉल्व करा सकते हैं गिवन टेम्परेचर पे। चलिए और कुछ बातें पढ़ लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वो आपको समझ आया। अब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंटेन लेस देन मैक्सिमम। ऑब्वियस सी बात है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो अपनी मैक्सिमम मात्रा से क्या है, कम है। तभी तो अनसैचुरेटेड है, अपनी मैक्सिमम मात्रा तक पहुंच चुका होता तो क्या अपने अंदर और सॉल्यूट को डिसॉल्व करा पाता। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसके अंदर जो सॉल्यूट है वो अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी से क्या है, कम है। क्या है, मैक्सिमम क्वांटिटी से कम है। अगर मैक्सिमम ही हो जाता तो क्या अपने अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व करा पाता, नहीं करा। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है किसका, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का, कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूशन में जो मैक्सिमम सॉल्यूट हो सकता है उस क्वांटिटी से कम क्वांटिटी में मौजूद है क्या, यहाँ पर सॉल्यूट। दूसरा, मोर सॉल्यूट कैन स्टिल डिसॉल्व, तो बोल ही दिया कि यहाँ और अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। एंड नो अनडिसॉल्व सॉल्यूट रिमेन इन द बॉटम। ऑब्वियस सी बात है, वहां बॉटम पे कोई भी आपको ऐसा सॉल्यूट देखने को नहीं मिलेगा जो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं है, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में वहां तो तू और डालेगा वो भी घुल जाएगा, वो भी घुल जाएगा। इसीलिए इस तरह के सॉल्यूशन में या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपको बॉटम पे, सॉल्यूशन के बॉटम पे कोई अनडिसॉल्व सॉल्यूट देखने को नहीं मिलता है कि नहीं। और बात करते हैं किसकी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या है, यहां जो सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है वो अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी पे है। किसमें, मैक्सिमम क्वांटिटी, उस क्वांटिटी में जिससे अधिक वो वहां डिसॉल्व कराया नहीं जा सकता था, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है सॉल्यूशन के अंदर वो क्या है, अपनी मैक्सिमम अमाउंट या अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी पे होता है। पिटाई खा सकते हो। एडिशनल सॉल्यूट रिमेन अनडिसॉल्व। ऑब्वियस सी बात है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर मैं और अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व कराऊंगा तो क्या रहेगा, वो डिसॉल्व होगा, दैट रिमेन
अनडिजॉल्व, क्या रहेगा, अनडिजॉल्व रहेगा। और यही कारण है एग्जिट एट अ पर्टिकुलर, ऑब्वियस सी बात है, एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर, ऑब्वियस सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक निश्चित तापमान पे होते हैं। मैंने बताया आपको कि सपोज करो मैंने 10वां चम्मच डाला था, ये क्या था, सैचुरेटेड हो गया था, उसके बाद अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं करा पा रहा था। बट अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा देता, तुम क्या देखते हो, फिर ये अपने अंदर और चीनी, तीसरी चौथी चम्मच चीनी भी घोला लेता। तो क्या समझा गया कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं वो एक निश्चित तापमान पे सैचुरेटेड होते हैं, है ना। अगर मैं इसके तापमान को बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा, वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। समझ रहे क्या कहना चाह रहा है इस बात को। जैसे तुमने दूध लिया, दूध में तुमने 1 चम्मच चीनी डाली, वो घुल गई। अब तू देखता है दूसरी चम्मच चीनी ढुलती नहीं है, मतलब जब पहली चम्मच चीनी डाली थी तभी वो क्या हो गया था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया था। बट उस दूध को गर्म करो तो क्या होगा, वो दूसरा चम्मच चीनी जो घुला नहीं था वो भी घुल जाएगा, और पता लगा तीसरा चम्मच भी घुल जाएगा। मतलब वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां उसमें और सॉलिड डिसॉल्व करा सकते हैं, बोले तो अनसैचुरेटेड हो गया। क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। इसलिए वो कह रहा है कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, एक सॉल्यूशन सैचुरेटेड क्या होता है, एक निश्चित तापमान पे होता है। अगर उसका तापमान छेड़ोगे तो उसका सैचुरेशन चेंज हो सकता है या हो जाए। ठीक है, चल अब बात कर रहे हैं, देखो इसी चीज की बात कर रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड हो चुका था, सैचुरेटेड हो चुका था मतलब हम उसके अंदर सॉल्यूट को उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी तक डिसॉल्व कर चुके थे कि उसमें अब और अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता था, उसको ही कहेंगे ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब कह रहा है कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे हीट का क्या प्रभाव पड़ता है, हीट का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जरा देखो, व्हेन एन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज हीटेड, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्या करती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, मतलब वो अपने अंदर और सॉल्यूट को डिसॉल्व करा पाएगा। सॉल्यूट बढ़ती है, मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व। और ऐसा होने पे क्या है कि वो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, आप उसका जब तापमान बढ़ाएंगे तो उस पे और सॉल्यूट डिसॉल्व करा पाएंगे, और सॉल्यूट डिसॉल्व करा पाएंगे, मतलब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो चुका है, अनसैचुरेटेड हो चुका है। क्या हो चुका है, अनसैचुरेटेड। फिर से एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां उसके अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व कराया जा सकता है। ठीक है, मतलब वही लिखा ना लास्ट पॉइंट कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मोटा मोटा इन दोनों पॉइंटों को अगर एक ही बार में बोलना था तो सीधे यही बोल देता ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाता है, वापिस से अनसैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, रीजन क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती। ये अधिकतर जो सॉलिड हम डिसॉल्व करा रहे हैं किसी सॉल्वेंट में, तो टेम्परेचर बढ़ने से उस सॉलिड की सॉलिडिटी बढ़ती है। जब सॉलिडिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है आप और अधिक सॉलिड डिसॉल्व करा पाएंगे, सॉल्यूशन सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हो जाएगा। चलिए अब बात कर रहे हैं कूलिंग ऑन अ, एक सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड था, अभी हमने पढ़ा कि एक सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड था उसका अगर तापमान बढ़ाएंगे तो क्या हो रहा है, वहां सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। इस वजह से क्या होता है कि आप वहां और सॉल्यूट, मतलब और एडिशनल सॉल्यूट डिसॉल्व करा पाएंगे, और वो सैचुरेटेड से क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड हो जाता है। अब बात करें कि एक सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड है, अगर उसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा। तुमने एक उदाहरण देखा है, जलेबी खाई होगी ना, जलेबी की चाशनी होती है ना, जब तुम गरम गरम जलेबी लेके आते क्या होता है, चाशनी कैसे बनती है, पानी होता है और पानी में शुगर डिसॉल्व कराते हैं और अच्छा खासा गाढ़ा होता है ना। अब क्या होता है कि तुम जो जलेबी लेके, जब तक जलेबी गर्म रहती है तो क्या होता है, वो लाल लाल सी दिखती है, लाल लाली बोलोगे ना, लाल बोलेंगे क्या, रेड जैसा दिखता है ना, कि नहीं। बट जैसे ही तुम जलेबी को क्या करना, फ्रीज में रखना, क्या रखना, फ्रीज में रखना, अगर तुम्हें जल्दी देखना है, और नहीं तो कहीं बाहर छोड़ देना, जब ठंडा हो जाएगा तुम क्या करोगे, उसके ऊपर चीनी दिखने लग जाती है। क्यों, क्योंकि देखो वो चाशनी जो बनाई थी वो गर्म हायर, मतलब अच्छे खासे तापमान पे था, है ना। अब जैसे ही वो ठंडा होगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी घटेगी। जैसे टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, तो टेम्परेचर घटने से क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी घटी। अब सॉल्युबिलिटी घटने से क्या हुआ कि जो चीनी पानी के अंदर घुली हुई थी, क्यों घुली हुई थी कि तापमान ज्यादा था, बट जैसे तापमान कम हुआ तो चीनी की सॉल्युबिलिटी घट गई। अब चीनी की सॉल्युबिलिटी घटी तो जो चीनी पहले से घुली हुई थी वो क्या होगा,
क्या हो जाएगी, अनडिजॉल्व हो जाएगी, वापस से दिखने लगेगी, है ना। तो क्या हो गया सॉल्यूशन। तो जब नहीं समझे बात को, कि जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो डिजॉल्व सॉल्यूट है वो क्या हो जाएगा, वापस से अनडिजॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिजॉल्व हो जाएगा और दिखने लगेगा, और हो सकता है कि सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा। घर में कर सकते हो कि एक गिलास पानी लिया, चाशनी बनाओ, है ना, चाशनी कैसे गर्म करके ही बनेगा। तो जब वो गर्म रहेगा तब तक तो आपको चीनी घुली हुई दिखेगी। आप फिर उस गिलास को क्या करना है, फ्रीज में रख के ठंडा कर देना। तुम क्या देखोगे, गिलास में तुमको सफेद सफेद चीनी दिखने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि तापमान कम करने से क्या हुआ, चीनी की सॉलिडिटी घटी और जो चीनी घुला हुआ था वो वापिस से क्या हो गया, अनडिजॉल्व हो गया। और जब वो अनडिजॉल्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा। एक उदाहरण दो, जैसे नकली शहद आता है, उस नकली शहद की पहचान सर्दियों में ही होती है। क्यों भाई, चिराग कहीं से शहद लेके आया दुकान से, कहता है कि ओरिजिनल शहद है, ठीक है। अब इस गर्मी में ले गया दिल्ली में, जहां तापमान क्या है 35-40, तो सोच जो तेरा शहद का डब्बा घर के अंदर रखा है उसका तापमान भी क्या है 35-40 ही है ना। या घर के अंदर वो तो कम से कम 35-30 से तो ऊपर ही है ना। तो भाई ने शहद खाया, बोला कि मैं क्या खा रहा हूँ, शुद्ध शहद खा रहा हूँ। अब क्या होता है, जब सर्दी आती है तो क्या होता है, दिल्ली में तापमान सर्दियों में मुझे लगता है 20 के भी नीचे आ जाता है। अब तू जान रहा है कि उन्होंने क्या करा, चीनी घोल रखी थी, वो तो शहद था ही नहीं, चीनी घोल के शहद बना रखा है। अब जब तू देखता होगा जब ठंडा बढ़ता है तो क्या होता है, वो जो शहद का बोतल है तो नीचे सफेद सफेद दिखता है और शहद में चीनी होती है। तुम्हारे शहद के डिब्बे में चीनी दिखती है नीचे। तो इससे क्या समझ आता है, जब तूने शहद खाया तो शहद क्या था, नकली था, उसमें चीनी मिला रखी थी, है ना। चीनी की मिठास, कुछ फ्लेवर मिलाया, शहद का स्वाद आया, बाकी मिठास के लिए चीनी मिला रखा है। तो ये तो समझा रहे हैं। तुमने देखा होगा कि शहद जो नकली शहद कभी अगर हम गलती से लिया, गलती से क्या है, मार्केट में जो मिल रहा है वही लाएगा ना आदमी, है ना। और तुम देखो जैसे सर्दी आती क्या होता है कि जो चीनी पूरी गर्मी में घुली हुई थी, दिख नहीं रही थी, है ना, क्योंकि घुली हुई थी, तापमान घटने से क्या होता है, अनडिजॉल्व हो जाती है और दिखने लगती है। तब पता लगता है कि शायद तो नकली था, चीनी खा रहा था, शहद के नाम पे चीनी खा रहा था, ठीक है। तो आई थिंक ये बात समझ आई नहीं बेटा, कि जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप कूल करेंगे बेटा तो वहां क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, एक्सेस सॉल्यूट, जो अधिक सॉल्यूट वहां मिला हुआ था वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा और क्रिस्टल आर फॉर्म, और सॉल्यूट के क्रिस्टल बन जाएंगे जो आपको साफ साफ दिखाई देंगे, है ना। ये मैंने आपको जलेबी वाला एग्जांपल भी दिखाया ना, कभी जलेबी लाते होंगे तो जब तक गरम गरम में खा ले तो ठीक है ना, और तो आधा घंटा 1 घंटा छोड़ दिया वो ठंडा हो गया तो तुम देखते हो उसके ऊपर सफेद सफेद सा चीनी सा आ जाता है। वो चीनी क्या था, वो पहले घुला हुआ था उसके अंदर, बट तापमान ज्यादा था ना, जैसे तापमान घटा सॉल्युबिलिटी गिरी, वो अनडिजॉल्व हो गया और सॉल्यूशन से सेपरेट हो गया और क्रिस्टल की फॉर्म में बन जाता है, ठीक है बच्चा। चलिए, ये मैंने कितना उदाहरण दे ही दिया आपको, ठीक है। इन्होंने नमक का उदाहरण दिया, इसी प्रकार से पानी में नमक मिलाओगे गर्म पानी में, है ना, और जब पानी ठंडा होगा तो क्या होगा, नमक भी वापस से क्या हो जाएगा, क्रिस्टल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिस्टल हो जाएगा, जैसे कि कौन हो रही थी, चीनी हो रही थी। चलिए, तो ये आपके लिए क्या कह सकते हैं, एक छोटा एक बेसिक डिफरेंशिएट फिर से वापस क्रिएट कर दिया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या अंतर है, कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन है बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन है, वह सॉल्यूशन जिसके जो अपने अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन करता है या मौजूद होता है, ठीक है। आप जोर से बोलेंगे तो मुझे सुनाई देगा ना, आप बोलते ही नहीं जोर से मैं बच्चा। दूसरा है बेटा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा, जो सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो सकता है या कंटेन कर सकता है, उससे कम होती है। उससे क्या होती है, कम होती है। नो मोर सॉल्यूट कैन बी, ऑब्वियस बात है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप और अधिक अगर एक सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो उसमें आप और अधिक सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं उस तापमान पे। हाँ, तापमान बढ़ा दो तब तो कर पाओगे, तब तो कर पाओगे। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं।
सैचुरेटेड का तीसरा पॉइंट, यूजुअली कंटेन अनडिसॉल्व्ड सॉलिड। ऑब्वियस है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आमतौर पे आपको क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें आप अगर और सॉल्यूट डालते हो तो बाकी सॉल्यूट क्या रहता है, अनडिसॉल्व ही रह जाता है। यही कारण है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपको आमतौर पे अनडिसॉल्व सॉल्यूट देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको नकली शहद, है ना, क्योंकि वो सैचुरेटेड था, है ना, उसकी पोल कब खुली, सर्दियों में। और जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, उसमें आपको कोई अनडिसॉल्व सॉल्यूट देखने को नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, अरे भैया वो तो कह रहा है कि और डाल, मैं तो और भी घुला लूंगा, जो पहले से घुला वो कहां से अलग हो जाएगा, है कि नहीं, वो तो कह रहा है और डाल, वो भी घुला दूंगा। और दूसरा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है बेटा, उसमें सॉल्यूट की मात्रा सबसे अधिक है, इसलिए उसकी कंसंट्रेशन हाई है। और जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट जो सॉल्यूशन कंटेन कर सकता है उससे तो कम है, इस वजह से उसकी कंसंट्रेशन क्या है बेटा, कम है मेरे बच्चा कनिष्क। ठीक है दोस्त कनिष्क, चलिए अब आ जाते हैं एक नए टॉपिक पे, दैट इज सॉल्युबिलिटी। दैट इज सॉल्युबिलिटी क्या है जरा समझना। देखो सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है, solubility is the maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent at a specific temperature। जरा समझना solubility क्या है। अच्छा solubility किसकी गिनोगे, निकालोगे, सॉल्यूशन की, घुलता कौन है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, घुलता तो सॉल्यूट ही है ना, तो सॉल्युबिलिटी किसकी होती है, सॉल्यूट की ही होती है। किसकी होती है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का होता है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बोले तो उस सॉल्यूशन में कितनी मात्रा में सॉल्यूट मौजूद है, वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी, सॉल्युबिलिटी, किसकी। अब सॉल्युबिलिटी क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन, अगर हम क्या ले लें, सुनना सुनना जरा बात को, हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी की, किसकी, सॉल्युबिलिटी की। चलो ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट क्या है, या सॉल्युबिलिटी ही उसको बोलिए भाई। आपने 100 ग्राम सॉल्वेंट में, सुनना 100 ग्राम, देखो सॉल्यूशन कब बनेगा, जब मैं सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालूं, है ना। अब 100 ग्राम तुमने क्या लिया, 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया। अब उस 100 ग्राम, और ये भी आना, वो 100 ग्राम सॉल्वेंट किसी फिक्स टेम्परेचर पे है, किस पे, जहां हम उसका टेम्परेचर बदलने नहीं दे रहे, क्योंकि तुम भी जानते हो टेम्परेचर बदलने से सॉल्युबिलिटी बदलेगी, है ना, टेम्परेचर बदलने से सॉल्युबिलिटी बदल जाएगी। तो जब भी हम किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी निकालते हैं तो उसके लिए दो चीज फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि हम भी जान रहे हैं यार, देखो तापमान बढ़ेगा, जैसे चीनी का ही उदाहरण दिया था, चीनी को जब दूध में घोलते हो, अब सपोज करो पुष्कर ने क्या करा, ठंडे दूध में चीनी घोला, बोला कि भैया 10 ग्राम चीनी घुल गया, इसमें दूध में, और चिराग ने दूध को गर्म किया, अब तब चीनी घोला, उसका कहते हैं 50 ग्राम चीनी घुल गया। अब ऐसे तो तुम दोनों बोलोगे चीनी की सॉल्युबिलिटी पानी मिल्क में अलग अलग है, तो मेरे भाई तो तूने ठंडे दूध में डाला था और तूने गर्म में डाला था, है कि नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो इस तरह से इस आधार पे तो आप कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे, तो क्या किया गया, टेम्परेचर को फिक्स किया गया कि जब भी किसी की सॉल्युबिलिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक निश्चित तापमान पे निकालेंगे। ठीक है, अब क्या किया, पुष्कर ने भी क्या किया, टेम्परेचर ले लिया दूध का कितना, 40 डिग्री सेल्सियस, तूने भी टेम्परेचर क्या ले लिया, 40 डिग्री सेल्सियस। बट अब क्या किया, तूने 1 लीटर दूध लिया, उसने 2 लीटर दूध ले लिया। अब ऑब्वियस सी बात है, तूने दूध ज्यादा लिया है तो उसमें चीनी ज्यादा घुलेगी। अब फिर चिराग बोलेगा भैया मेरे उस केस में तो चीनी ज्यादा घुली, अब पुष्कर कहेगा उस मेरे केस में तो चीनी चिराग से कम घुली। तो मैं कहूंगा भैया एक सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ साथ सॉल्यूट कितना लिया है, सॉरी सॉल्वेंट कितना लिया है उस पर भी निर्भर करता है। तो अगर सॉल्वेंट कम लेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें सॉल्यूट
वैसे ही कम डिजोल्व होगा, और अगर तेरा सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो वैसे ही तेरा सॉल्यूट उसमें ज्यादा डिजोल्व होगा। तो इसलिए क्या किया गया, जब तो इस तरह से तो कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे, अलग अलग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फिक्स पैमाना बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक फिक्स पैमाना। वो फिक्स पैमाना ये है, क्या है, ये निकाला गया कि क्या करेंगे, सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या कर दी, फिक्स कर दी, कि बोला कि सॉल्वेंट क्या लेंगे, हमेशा 100 ग्राम लेंगे, और टेम्परेचर एक निश्चित तापमान पे देखेंगे। अब इससे क्या होगा कि सपोज करो चिराग ने 100 ग्राम पानी लिया, तो वो तुम्हारा दोस्त जो दूसरा है पुष्कर, वो भी क्या कर रहा है, 100 ग्राम ही पानी ले रहा है। और तूने अगर 40 डिग्री सेल्सियस पे लिया तो इसने भी 40 डिग्री सेल्सियस पे लिया। अब ये इसमें मिला रहा है शुगर, ये मिलाएगा इस पे सॉल्ट। अब आई थिंक अब कंपेयर किया जा सकता है कौन ज्यादा घुलता है, नहीं समझे, कि अब कंपेयर करना सही है ना, कि दोनों ने सॉल्वेंट सेम ले रखा था और टेम्परेचर भी सेम था। अब ऐसा होता कि तू चीनी की सॉलिडिटी निकाल रहा है, वो सॉल्ट की सॉलिडिटी निकाल रहा है, और तूने यहाँ शुगर ले रखा कितना, 200 ग्राम, टेम्परेचर भले तूने सेम रखा हुआ था, और तूने लिया 10 ग्राम और 100 ग्राम, तो कोई कंपेरिजन हुआ, बट तूने सॉल्वेंट ही ज्यादा ले रखा था, तो ऑफकोर्स वहां शुगर ज्यादा ही जाएगा, और उसके जैसे पानी उसने ले ही कम रखा तो सॉल्ट कम ही जाएगा। तो ऐसे तो कंपेयर कर ही नहीं पाओगे। तो क्या किया, एक फिक्स पैमाना बनाया, क्योंकि हम देख रहे हैं एक सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो खुद दो चीजों पे पहले तो डिपेंड कर रही है, किस पे, टेम्परेचर पे, है कि नहीं, और सॉल्वेंट के क्वांटिटी पे। जैसे सपोज करो कि अगर दोनों सॉल्वेंट 100 ग्राम ले लेते, बोला कि देखो भैया हम दोनों ने क्या किया, पानी बराबर ही लिया, बट पुष्कर ने ये एक्सपेरिमेंट किया 40 डिग्री सेल्सियस पे, और तूने ये एक्सपेरिमेंट किया 80 डिग्री सेल्सियस पानी पे, और ऑफकोर्स यार फिर तो कोई कंपेरिजन फिर से नहीं है, इसको कंपेरिजन कहेंगे क्या। तुमने क्वांटिटी ऑफ सॉलिड बराबर लिया, बट देखो आपका टेम्परेचर क्या सेम था, तुमने भी पढ़ा कि टेम्परेचर ज्यादा पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा आती है, तो क्या करना पड़ा, इसलिए जब हम सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हैं तो उसने क्या बोला डेफिनेशन में, कि सॉल्युबिलिटी क्या है, कि किसी 100 ग्राम सॉल्वेंट में, है ना, वो कह रहा है कि जब भी तुम किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी निकालोगे तो सॉल्वेंट कितना लो, 100 ग्राम लो, है ना। तो जैसे पुष्कर ने भी क्या किया, 100 ग्राम लिया, उसने भी 100 ग्राम लिया, किस पे, एक गिवन टेम्परेचर, कि तूने अगर 40 पे लिया तो तू भी फिर 40 पे निकाल। अब तुम दोनों इसमें, तू साल्ट घुला, तू शुगर घुला, और तब तक घुलाता रहे जब तो घुलता रहना मैक्सिमम। अब तब पुष्कर बताएगा भैया देखो 100 ग्राम पानी में 40 डिग्री तापमान पे कितना मैक्सिमम सॉल्ट घुल गया, वो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी होगी किसमें, वाटर में। और इसी प्रकार से क्या कहते हैं, कैसे ना, चिराग ने क्या किया, 100 ग्राम पानी में 40 डिग्री तापमान में क्या किया, चीनी घोला, तब तक घोला जब तक चीनी घुलना बंद नहीं हो जाएगा, और फिर वहां से क्या मिल जाएगा तेरे को, तुझे चीनी की वो मैक्सिमम क्वांटिटी मिल जाएगी जो 100 ग्राम पानी में घुल रहा है एट गिवन टेम्परेचर पे, और वो हो जाएगा क्या, शुगर की सॉल्युबिलिटी, किसमें, वाटर में, किसमें, वाटर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा। और अब डेफिनेशन देखो, इसलिए देखो वहां उसने टेम्परेचर और सॉल्वेंट की क्वांटिटी को फिक्स कर दिया, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि भैया अगर दो अलग अलग सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी किसी एक सिंगल सॉल्वेंट में निकाल रहे हो तो दोनों केस में सॉल्वेंट की क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए थी, है ना। और उसको हमने क्या फिक्स किया, स्टैंडर्ड दुनिया में, मतलब पूरे वर्ल्ड में वो स्टैंडर्ड पैमाना क्या है कि सॉल्वेंट क्या लो, 100 ग्राम, और टेम्परेचर फिक्स लो, है ना। तो यही लिखा, सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। और हिंदी में इसको अनुवाद करेंगे, वो कहना चाह रहा है एक निश्चित तापमान में, एक निश्चित तापमान पे 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट की कितनी अधिक से अधिक या मैक्सिमम मात्रा कितनी डिसॉल्व हो सकती है, उसको कहा गया है क्या, सॉल्युबिलिटी। क्या कहा गया है, सॉल्युबिलिटी। क्या कहा गया है, सॉल्युबिलिटी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ भाई, तुझे कहां समझ आ रहा है, तू कभी ऊपर देखता है, कभी तू धरती के नीचे देखता है, कभी तू चेयर, पड़ोसी की चेयर के अंदर ही घुसना चाह रहा है, तुझे कहां समझ आ रहा है, और हाँ बोल रहा है कि समझ आ रहा है। रुक जा बेटा, जब मैं पूछूंगा
तब मैं पूछूंगा कितना समझ आ रहा है। मैं जो गला फाड़ के एक ही बात को 4 बार 4 बार भी मिला, 4 से ज्यादा बार बोल दिया होगा मैंने एक ही चीज को। और तू नहीं सुना पाया फिर देखिए तो ऐसा क्या होने वाला है। तो सॉल्युबिलिटी समझ आ गया। 100 ग्राम किसी गिवन टेम्परेचर पर या एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में 100 ग्राम सॉल्वेंट अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कराया जा सकता है, वह है उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी। किसमें? उस सॉल्वेंट में, उस सॉल्वेंट है ना। चीनी की सॉल्युबिलिटी पानी में अलग होगी, चीनी की सॉल्युबिलिटी किसी और लिक्विड में अलग होगी, है ना। बट जब भी सॉल्युबिलिटी निकालेंगे सॉल्वेंट 100 ग्राम लिया जाएगा। ये यूनिवर्सली पैमाना अपनाया जाता है। ठीक है, चलो। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सॉल्युबिलिटी के बारे में? ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी इज ऑलवेज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक, सॉल्युबिलिटी हमेशा एक निश्चित तापमान में निकालेंगे, है ना। सपोज करो कि किसी बंदे ने क्या किया, 100 ग्राम पानी लिया और उसमें चीनी घोली और उसने कहा कि मैंने x ग्राम चीनी घोल दी 100 ग्राम पानी में, बट क्या 40 डिग्री सेल्सियस पे। और दूसरा बंदा क्या करता है, अगेन 100 ग्राम पानी लेता है, वो भी चीनी घोल रहा है, बट उसको चीनी घोल रहा है क्या 80 डिग्री सेल्सियस पे। और वो कहता है कि भैया देखो मैंने क्या किया, इसमें y ग्राम चीनी घोल दिया। तो ये दोनों ही चीनी की सॉल्युबिलिटी है, बट ये चीनी की सॉल्युबिलिटी है पानी में कौन से तापमान पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे। और ये जो सॉल्युबिलिटी आई है चीनी की पानी में, ये आई है किसमें, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यही वो कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो हमेशा मेजर की जाती है किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। तो जब भी आप सॉल्युबिलिटी बताएंगे तो आप ये भी बताएंगे कि वो सॉल्युबिलिटी किस तापमान पे निकाली गई है। वो तो सबको पता है कि सॉल्वेंट तो वहां 100 ग्राम ही लिया गया हो। ठीक है, चलिए। इट इज एक्सप्रेस एज ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ऑब्वियसली बात है, सॉल्युबिलिटी हमेशा कैसे एक्सप्रेस की जाती है कि कितना ग्राम सॉल्यूट मौजूद है 100 ग्राम सॉल्वेंट में, जो शुरुआत से बोले जा रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस हैव, ऑब्वियसली बात है एक ही सॉल्वेंट में अलग अलग सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है और वो भी अलग अलग तापमान पे बदल जाती है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जैसे यहां इससे देखो, सब यहां से कुछ समझ आएगा आपको। यहां कुछ सब्सटेंस लिखे हुए और यहां उनकी सॉल्युबिलिटी लिखी हुई है। अब जरा ध्यान देना, जैसे कॉपर सल्फेट है, ठीक है, CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट। अब जो कॉपर सल्फेट है देखो बेटा, उसकी सॉल्युबिलिटी दे रखी है किसमें, वाटर में, कितना 21 ग्राम। इसका मतलब समझ रहा है कि जब हम कहते हैं कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या है 21 ग्राम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बेटा 100 ग्राम अगर तू पानी लेगा ना तो उस 100 ग्राम पानी में मैक्सिमम 21 ग्राम कॉपर सल्फेट डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ रहा है। बुक है किसी के पास? तो मुझे लगता है ये जो सॉल्युबिलिटी हमें टेम्परेचर यहां नहीं मेंशन किया, आई थिंक ये सॉल्युबिलिटी इन्होंने मेंशन किया है किस तापमान पे करना चाहिए ना। लिखा है, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है, हाँ ये 20 ये रह गया ना। तो ये मैं बता देता हूँ क्योंकि ऑब्वियस याद है, मैं खुद ही चला रहा था कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है। तो ये जो भी अलग अलग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी यहाँ गिवन है, ये कौन से तापमान पे दे रखी है 20 डिग्री पे। किस पे 20 डिग्री पे, मतलब हम 20 डिग्री तापमान पे बात करें और 100 ग्राम पानी में क्या करेंगे कॉपर सल्फेट डालेंगे तो 100 ग्राम पानी में मैक्सिमम 21 ग्राम कॉपर सल्फेट डिसॉल्व हो जाता है। कौन से तापमान पे 20 पे। और ऑब्वियसली वाला टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ ही जाएगी। तब तो तू क्या कर पाएगा 100 ग्राम में 21 ग्राम से भी ज्यादा डिसॉल्व करा पाएगा। बट ये जो सॉल्युबिलिटी दे रही है फिलहाल यहाँ पर किस तापमान पे दे रखी है 20 डिग्री सेल्सियस पे दे रखी है। जैसे यहाँ देखो पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी कितनी है 32 ग्राम, मतलब उसी 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम पानी में अगर हम क्या मिलाएंगे पोटेशियम नाइट्रेट मिलाएंगे तो 32 ग्राम मिल जाएगा। थोड़ा सा छलांग मार के आओ, ये दोनों इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये दोनों तुम जानते हो, सोडियम क्लोराइड जो घर में नमक होता है NaCl और शुगर होता है चीनी, सब जानते हैं। अब यहाँ देखो जो घर में नमक है सोडियम क्लोराइड, उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है 36 ग्राम। मतलब अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम पानी लेंगे तो मैक्सिमम
36 ग्राम क्या होगा चीनी नमक उसमें घुल जाएगा। बट वहीं अपने शुगर को देखो, दिख रहा है शुगर की वाटर में सॉल्युबिलिटी कितनी भयंकर है कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पे अगर हम 100 ग्राम पानी ले तो उस 100 ग्राम पानी जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे है उसमें 204 ग्राम पानी की क्वांटिटी से भी दुगना क्वांटिटी में चीनी घुल जाता है। समझ लो, तभी जब चाशनी बनाते तो बहुत चीनी बर्बाद होता है भाई, है ना, नहीं होता है। मतलब तुम एक गिलास पानी लेगा, तुमको लगेगा क्या है, एक गिलास पानी है, आधा क्या डाल दो, चीनी डाल दो, चाशनी बन जाएगी। कहाँ बनती है ऐसी पतली चाशनी बन जाएगी, है कि नहीं। दबा के चीनी डालनी पड़ेगी, दबा के चीनी डालनी पड़ेगी, है कि नहीं। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे सोलिबिलिटी क्या है। और देखो ये सोलिबिलिटी भी 20 डिग्री सेल्सियस पे मेरे भाई। तुम दिल्ली में रहते हो, अगर घर में क्या कहते हैं टैप से पानी निकालोगे उसका तापमान भी 40 से 20 से ज्यादा है। ये सोलिबिलिटी जो दे रखी है शुगर की वो कहाँ दे रखी है 20 डिग्री सेल्सियस पे। तू जो पानी घर में टैप से निकालेगा उसका तापमान कुछ नहीं तो 40 और 35 के बीच में है। तो सोच ले, तो अगर तू 100 ग्राम पानी लेता है अपने घर के टैप से जिसका तापमान कुछ नहीं तो 35-40 के बीच में होगा, उसमें तो चीनी 204 ग्राम से भी ज्यादा जाएगी। ये जो सॉलिबिलिटी दे रखी है किसमें दे रखी है, ये दे रखी है 20 डिग्री सेल्सियस। समझ आ रही नहीं आ रहा। चल तो मुझे लगता है यहां तुम्हें सॉलिबिलिटी समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ एक क्वेश्चन है, मुझे लगता है हो सकता है लास्ट क्वेश्चन यही करेंगे क्या, और भी चीजें हैं यहाँ पर क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉलिड, ठीक है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल फटाफट हो जाएगा, बट इसको देखो तो क्या कह रहा है। 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो क्या समझ आ रहा है तुम्हें, वो कह रहा है कि 60 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर पा रहे हैं हम लोग, 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट डिसॉल्व करा पा रहे हैं किसमें, 75 ग्राम ऑफ वाटर पे। ये सब बातें कब हो रही हैं 60 डिग्री सेल्सियस पे। और हमें कह रहा है कि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट दैट टेम्परेचर। हमें वाटर पे सॉल्युबिलिटी निकालनी है क्या इस तापमान पे। क्या ये सॉल्युबिलिटी नहीं है 12 ग्राम, नहीं, क्योंकि ये जो 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट डिसॉल्व हो रहा है वाटर पे, ये कब दे रखा है जब वाटर का क्वांटिटी सिर्फ 75 ग्राम है। सॉल्युबिलिटी तो क्या होता है, सॉल्यूट की वो मैक्सिमम क्वांटिटी जब सॉल्वेंट 100 ग्राम है कि नहीं। और हमको जो क्वांटिटी दे रखी है किसमें दे रखी है, वो वाटर की 75 ग्राम पे दे रखी है। और हमें पूछा सॉल्युबिलिटी, मतलब हमें जानना है कि 100 ग्राम अगर वाटर होगा तो उसमें कितना पोटेशियम सल्फेट डिसॉल्व होगा, वो होगी ना सॉल्युबिलिटी। तो बहुत इजी है बेटा, देखो ये लाला का हिसाब है। तुमको क्या पता है, तुमको पता है क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन 75 ग्राम वाटर। भाई हमको तो ये दे रखा है कि पोटेशियम सल्फेट की वह क्वांटिटी जो डिसॉल्व हो रही है किसमें 75 ग्राम वाटर में, कितना है भैया वो 12 ग्राम। कितना है 12 ग्राम। क्या इस 12 ग्राम को सॉल्टी बोल दें, नहीं, ये तो 12 ग्राम तो वो क्वांटिटी है पोटेशियम सल्फेट की जो 75 ग्राम वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। हमको तो सॉल्ट निकालनी है, बोले तो 100 ग्राम में कितना डिसॉल्व होता है। तो सिंपल है मेरे बच्चा, तो क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम सल्फेट निकालो इन किसमें 1 ग्राम वाटर में, किसमें, नहीं समझे। अगर 75 ग्राम वाटर में 12 ग्राम डिसॉल्व होता है तो 1 ग्राम पानी में कितना डिसॉल्व होगा 12 बाय, अरे बोलो नहीं, किया सवाल कि 10 आम इतने के आते तो 1 आम कितने का आएगा। तो अगर 75 ग्राम पानी में पोटेशियम सल्फेट डिसॉल्व होता है 12 ग्राम, तो 1 ग्राम पानी में कितना होगा 12 बाय 75। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। अब तुमको पता लग गया कि 1 ग्राम पानी में इतना पोटेशियम सल्फेट डिसॉल्व होता है, तो बेटा क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन 100 ग्राम कितना हो जाएगा, सिंपल है, बोलो रे, सिंपल गणित तो है ये। 12 अपन में 75 इंटू में 100, 25 से जाएगा कितने पे
4 पे जाएगा 3 से, 3 से कट जाएगा कितने पे, 4 पे, और 4 जा 16 ग्राम, मतलब 100 ग्राम पानी में 16 ग्राम कॉपर, क्या कहते हैं कॉपर कह रहा हूं, पोटेशियम सल्फेट डिजोल्व हो जाता है। और ये है पोटेशियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी किसमें, अरे यही तो सॉल्युबिलिटी थी कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिजोल्व हो रहा है, दैट इज सॉल्युबिलिटी, दैट इज सॉल्युबिलिटी, दैट इज। हाँ मम्मी चाबी है मेरे पास, गेट ऑन कर दो, ठीक है कनिष्का, समझी। चल तो ये हो गया क्या, तो लास्ट लिख दोगे लाइन कि सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस इज 16 ग्राम। कितनी है, 16 ग्राम। कितनी है, 16 ग्राम। थोड़ा सा आगे चलें क्या, चलो छोटा छोटा सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत थ्योरेटिकल है। बात कर रहे हैं बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। मैं आई थिंक आपको पीछे से समझाते हुए आ ही रहा कि किसी भी सब्सटेंस या किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पे तापमान का क्या असर पड़ता है। सिंपल है बेटा, तापमान अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। सिंपल सा कंसेप्ट। फॉर सॉलिड, जब अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, सॉलिड्स के लिए इन लिक्विड, अगर हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी किसकी, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं वो भी किसमें, लिक्विड में, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ क्या देखने को मिलता है कि आमतौर पे तापमान बढ़ने पे सॉलिडिटी बढ़ती है, तापमान घटने पे सॉलिडिटी घटती है, शुरुआत से बोल रहे। बट अगर हम बात करें टेम्परेचर के बढ़ने का गैस की सॉलिडिटी पे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं, कि गैस की सॉलिडिटी पे क्या फर्क पड़ता है। जब तापमान बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज ऑन हीटिंग। सुनना इंटरेस्टिंग है। अगर हम ये तो हमने बात करी किसकी, सॉल्युबिलिटी की, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी की बात करें, जैसे चीनी को मिला रहे थे पानी में, तो चीनी क्या था, सॉलिड था ना। तो जब वो कह रहे हैं कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं किसमें, लिक्विड में, तो सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो क्या होती है, तापमान बढ़ने से बढ़ रही है और तापमान घटने से घटती है। बट बेटा उस पानी में गैस भी डिजोल्व होती है, नहीं सुना, अरे पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व होती नहीं होती है, तभी तो मछली रानी क्या करती है, ऑक्सीजन कहां से लेती है, तुम कहते हो क्योंकि ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व होती है। और ऐसे सिर्फ पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व ना होती है, और भी तरह की गैसेस पानी में डिजोल्व होती है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है, कि जब एक लिक्विड में गैस डिजोल्व होती है तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी पे तापमान के बढ़ने या घटने का क्या फर्क पड़ता है। तो यहां उल्टा है कि जो गैसेस हैं उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज करती है, क्या, तापमान बढ़ने पे, हीटिंग पे, और कूलिंग करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। याद रखना, देखो आजकल के जिस तरह के पेपर आ रहे हैं वहां बहुत फंसा देगा, क्योंकि ये सबको ध्यान रखना है कि सॉल्युबिलिटी का जो तापमान पे असर है वो सॉलिड के लिए अलग है और गैस के लिए अलग है। सॉलिड के लिए क्या दिख रहा है कि जब एक सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है तो क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पे सॉलिडिटी बढ़ रही है सॉलिड की, और टेम्परेचर गिरने पे सॉलिडिटी घट रही है। बट अगर हम वही बात करें किसकी, गैसेस की सॉल्युबिलिटी की, तो वहां मामला उल्टा है कि हीट करने पे गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम हो रही है और कूल करने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। चलिए अब बात कर रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का, दबाव का क्या असर पड़ता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बट किस पे, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ता है प्रेशर का, तो प्रेशर हैज ऑलमोस्ट नो इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सिंपल है, प्रेशर का बहुत कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है। प्रेशर बढ़ाओ या प्रेशर घटाओ, प्रेशर के चेंज होने का सॉलिड की सॉलिडिटी पे कम से कम इफेक्ट नहीं पड़ता है, अनचेंज रहता है। बट अगर हम बात करें किसकी, प्रेशर के का इफेक्ट किस पे, गैसेस की सॉलिडिटी पे, तो यहां ध्यान रखना सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद प्रेशर, ठीक है। सॉलिडिटी डिक्रीज व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस। बट अगर हम बात करें गैसेस की सॉलिडिटी पे प्रेशर का क्या असर पड़ता है, तो क्या देखने को मिल रहा है, प्रेशर बढ़ाने पे गैसेस की सॉलिडिटी बढ़ती है और प्रेशर रिड्यूस घटाने पे गैसेस की सॉलिडिटी भी गिरती है, ठीक है। याद रहेगा तापमान का क्या खेल है,
सॉलिड की बात करें, सॉलिड की सॉलिडिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिडिटी बढ़ती है और टेम्परेचर घटने से घटता है सॉलिड की। गैसेस के लिए उल्टा है कि टेम्परेचर बढ़ने पे गैसेस की सॉलिडिटी घट रही है और टेम्परेचर घटने से सॉलिडिटी बढ़ रही है। बात कर रहे हैं फिर प्रेशर की, प्रेशर का क्या इफेक्ट है सॉलिडिटी पे, बात करेंगे पहले सॉलिड के लिए। तो क्या सॉलिड के लिए क्या है कि सॉलिड के लिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रेशर बढ़ा या प्रेशर घटा इससे सॉलिड की सॉलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट गैस की सॉलिडिटी पे प्रेशर के चेंज होने का असर पड़ता है। प्रेशर बढ़ने से गैसेस की सॉलिडिटी बढ़ती है और प्रेशर कम होने से गैसेस की सॉलिडिटी घटती। ठीक है, चल अब यहां देखो सॉलिडिटी ऑफ कॉपर सल्फेट, एक ही सब्सटेंस ने लिखा क्या, कॉपर सल्फेट, बट तुम क्या देख रहे हो कॉपर सल्फेट की जो सॉलिडिटी है अलग अलग तापमान पे अलग है। ऑब्वियस सी बात है, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है 14 ग्राम, और तुम देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ऑब्वियस सी बात है सॉलिडिटी बढ़ेगी, सॉलिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, मतलब जब तुम यहां देखो ना 20 डिग्री सेल्सियस सॉलिडिटी कितनी है 21 ग्राम, मतलब 100 ग्राम पानी, अगर हम 100 ग्राम पानी लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे तो उसमें 21 ग्राम कॉपर सल्फेट डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए उसकी सॉलिडिटी है। और वही अगर वो तापमान हमने बढ़ा दिया, कितना कर दिया 70 ग्राम, तो उसी 100 ग्राम पानी में जो कि किस तापमान पे है 70 डिग्री सेल्सियस, तो ज्यादा कॉपर सल्फेट डिसॉल्व हो पा रहा है। हाँ या ना, चलिए ये भी थोड़ा सा फटाफट पढ़ ही लो, ज्यादा बड़ा नहीं है आई थिंक, फिजिकल और केमिकल चेंज। फिर इसके बाद मुझे लगता है हाँ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर आ जाएगा, जो हम लोग वैसे भी अलग क्लास में करने वाले, और कल की क्लास का मैं तुम्हें बताता हूँ कब बुलाना, क्योंकि कल की क्लास में खत्म कर मिक्सचर ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, दो अलग क्लास में नहीं चलेगा, दो अलग क्लास में नहीं चलेगा। अभी मैं बात करता हूँ, पहले खत्म करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज। सिंपल देखो, मैं जहां लंबा से खींचा नहीं खींच सकते थे। फिजिकल देखो चेंज भी दो तरह के होते हैं, सब कुछ चेंज फिजिकल होते हैं और कुछ चेंज केमिकल होते हैं। वो चेंज जहां सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, क्या हो रही है सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज हो रही, सिर्फ जैसे उसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं, शेप साइज वगैरह चेंज हो रहा है, तो इस तरह का चेंज क्या होता है फिजिकल चेंज। उदाहरण के लिए बताओ, ये मेरा पेन है, मैंने तोड़ दिया, अब पेन तोड़ दिया तो ये दो पेन जो टूटे क्या इनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई? या सपोज कर एक लोहे की बार थी, मान ली लोहे का ही बार था, मैंने इसको तोड़ दिया, अरे ये भी लोहा है और ये भी दे दो मेरे भाई, घबराओगे, बम थोड़ा गिरा दिया, ऐसे डर गया, बम थोड़ा गिरा है, मेरा पेन है सिर्फ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, सपोज करो एक लोहे का बार है, मैं इसको तोड़ देता हूँ, ये भी एक चेंज है कि नहीं, चेंज तो हुआ, बट कैसा चेंज है, इसमें इसकी कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज हुई? आई थिंक केमिकली अभी भी वैसे का वैसा ही है, सिर्फ क्या चेंज हो रही है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, जैसे साइज चेंज हो गया है ना भाई, बड़े से छोटा हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा लिखने के लिए, फिर अदिति लिख पाएगी, मेरे हाथ पे तो नहीं आ पाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे बदलाव क्या है बेटा, फिजिकल चेंज। वहीं सपोज करो एक उदाहरण देते हैं कि दूध है, और दूध जब फटता है और दही बनता है, तो दूध से जब दही बना तो ये भी एक चेंज है, बट तुम भी जानते हो दूध की केमिकल कंपोजिशन अलग है और दही की केमिकल कंपोजिशन अलग है। इस चेंज में क्या हो रहा है कि बिल्कुल ही एक नया सब्सटेंस बन रहा है जिसके पिछले सब्सटेंस से कोई लेना देना है ही नहीं। तो इस तरह का जो बदलाव होता है, एक ऐसा चेंज जहां पर सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन बदल जा रही है, उसे कहते हैं क्या, केमिकल चेंज। थोड़ी बातें और भी कर लेते हैं। फिजिकल चेंज में बेटा कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, बताया है कि नहीं। एक पेपर है, मैंने मोड़ मार के ऐसे कई सारे पीसेस कर दिए, तो कुछ नया बना, तो क्या हुआ, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई। तो फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, बट केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है। जैसे कागज को जला दो, अब जो उसकी राख बचेगी क्या है, उसकी केमिकल कंपोजिशन कागज से अलग है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बन के तो उड़ के चला भी गया, है कि नहीं। फिजिकल चेंज क्या होते हैं बेटा, टेम्परेरी होते हैं। क्या होते हैं, टेम्परेरी। जैसे उदाहरण देते हैं कि आइस थी, बर्फ, आप हीट कीजिए क्या बनेगा, पानी बन जाएगा। अरे आइस भी H2O ही है केमिकली, और जब पानी बना तो वो भी क्या है केमिकली, H2O ही है कि नहीं। और फिर आप पानी को भी हीट कीजिए, क्या हो रहा है, गैस बन जाएगा। गैस बना क्या, हाइड्रोजन गैस बन गया क्या, वो H2O ही है, बट कौन सी स्टेट में, गैसेस स्टेट में। तो यही तो कहा कि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस
नहीं बनता, है ना। केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है। और फिजिकल चेंज क्या है, टेम्परेरी है। अरे जिस बर्फ को गला के तूने पानी बनाया है, उस पानी को जमा के वापस से बर्फ भी बन जाएगा। तो क्या होते हैं, फिजिकल चेंज टेम्परेरी होते हैं। क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, इजी टू रिवर्सिबल होते हैं। जैसे पानी से जमा के आइस बन सकता है, आइस को गला के पानी बन सकता है ना। तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंज क्या है, परमानेंट है। दूध से दही बना, दही से दूध बना लेगा वापस से, बदल गया तो बदल गया। तो जो केमिकल चेंज क्या होते हैं बेटा, वो परमानेंट होते हैं। क्या होते हैं, परमानेंट। और परमानेंट होने के साथ साथ वो जो केमिकल चेंज होता है आमतौर पे वो रिवर्सिबल नहीं होते, उनको वापस पलटा नहीं जा सकता। जैसे दूध से दही बन गया, दही से दूध बनेगा क्या, एक कागज था, कागज जलाया, उसका राख बना, राख से कागज बना लेगा वापस, बना लेगा तू तो बना लेगा, है ना। अब बहुत ध्यान से सुन रहा है, अब छुट्टी होने का टाइम आ गया भाई, ऐसे करके बिल्कुल मेरे सर पे मत आ जाइए बस अब। हाँ, अब तक तो भले वहां ऊपर देख रहा था या तो जमीन के अंदर ही देख रहा था, सबको देखता हूं मैं, बोलता नहीं बस। फिजिकल चेंज में कहता है वेरी लिटिल एनर्जी, ऑब्वियस यार, फिजिकल चेंज में बहुत कम एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। फिजिकल चेंज जब होते हैं वहां या तो बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है या तो बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है। बट इन ड्यूरिंग द केमिकल चेंज अच्छा खासे अमाउंट ऑफ एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, या तो बहुत सारा एनर्जी मिलेगा, नहीं तो बहुत सारा एनर्जी केमिकल चेंज को कराने के लिए देना पड़ेगा। और ये मैंने शुरुआत में ही बोल दिया कि फिजिकल चेंज में कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होती है। और वहीं केमिकल चेंज में क्या, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ जो आज पढ़ाना था वो खत्म हो गया। और सेपरेशन ऑफ मिक्सचर हम लोग कल पढ़ेंगे, और आइडली मेरे अनुमान से हम लोग इसको कल खत्म कर दें। पीडीएफ और जितना आप लोगों को पढ़ाया है इतना तुम पढ़ लोगे मेरे हिसाब से, है ना। सिर्फ मुझे लगता है एक क्लास और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आई थिंक मैथ का एक चैप्टर करेंगे। कौन सी क्लास है, थर्ड। तो चलो हम कल मिलेंगे, बट रुक जाओ, मैं भी कल का तुम्हें बताता हूँ कब मिलेंगे, क्योंकि शाम के टाइम तो नहीं मिल पाएंगे।